Assalamu alaikum students, this is Faria Sabeen. I am your general science teacher. I welcome all the 6th class students here in my lecture number 12. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लेक्चर के शुरू में मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ और आप लोगों से आपकी खैरियत भी दरियाफ़्त करती हूँ और आपके बारे में भी पूछती हूँ। वैसे ही आज का जो मेरा टॉपिक है आपसे डिस्कस करने का वो है गुड हैबिट्स पे। पढ़ाई तो आप करते ही हैं, उसके अलावा कुछ अगर अच्छी आदतें आप अपने अंदर अपना लें या कुछ अच्छी आदतें आप अडॉप्ट कर लें, कुछ अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट कर लें, तो वो हैबिट्स जो हैं सारी ज़िंदगी आपको मुख्तलिफ़ कामों में इतना हेल्प करती हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत आगे अच्छे लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ आदतों में एक आदत का जिक्र तो मैं हमेशा आपसे करती हूँ, आपकी पंक्चुअलिटी का, आपकी रेगुलरिटी का। यानी जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सुबह आप टाइमली उठें, अपने काम वक्त पर करें, आज का काम कल पर ना छोड़ें। तो यही बातें जो हैं ये आपकी आगे कामयाबी का असल राज हैं। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने काम को टाइम पर करने की, पंक्चुअल रहने की, अच्छी आदतों को अपनाने की। और उसके अलावा दूसरी क्या बात है, एक अच्छी आदत हमेशा सच बोलना, ठीक है, कभी किसी से झूठ ना बोलना। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो इससे क्या बेहतर नहीं है कि आप सच बोलें, और आप जब सच बोलेंगे तो आप अपनी बात कभी भी भूलेंगे नहीं। कभी भी आपको ये खौफ नहीं होगा कि अगर ये बात मुझे भूल गई और मैंने दोबारा कोई और बात बना के कह दी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, ठीक है। तो हमेशा सच बोलें, ये एक अच्छी आदत है। एक मैंने आपको बताया कि अपना काम वक्त पर करें, पंक्चुअलिटी को अपनाएं और रेगुलर रहें, अपने एक टाइम सेट, अपने टाइम फ्रेम में काम करें, आज का काम कल पर ना छोड़ें। उसके अलावा तीसरी बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है बी नीट क्लीन। जब आप सुबह सुबह आते हैं तो सब टीचर्स आपके यूनिफॉर्म को देख के अक्सर तो आपकी तारीफ़ करते होंगे, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट्स जिनको वो तारीफ़ मिलती है, जिनकी टीचर्स तारीफ़ करते हैं, उनको कितनी खुशी महसूस होती है कि टीचर ने हमारी तारीफ़ की। तो इसी तरह वो नीटनेस, वो क्लीनलीनेस जो है वो अपने अंदर पैदा करें। ना सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि अपने घर में भी अपने इर्द गिर्द की जगह को भी साफ़ रखें और उसके साथ साथ अपने मुल्क की भी सफाई का ख्याल रखें। जैसा कि आपने सुना होगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अपने अंदर बाहर को साफ़ रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, हमेशा अपने दिल में अच्छा ख्याल लाएं। तो ये कुछ चंद आदतें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने अंदर इनको बिल्टअप कर लें तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी ग्रूम हो जाएगी। आप ना सिर्फ पढ़ाई में आगे जाएंगे बल्कि उस पढ़ाई के साथ ये आदतें आपको सक्सेसफुल रहने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से ताल्लुक़ रखता था उसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा, फिर आपने फैक्टर्स काफ़ी पढ़े जो फोटोसिंथेसिस पे इफ़ेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा, रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी, फिर आप लोगों ने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस पढ़ा। तो इन सारे टॉपिक से आपको क्या पता लगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन कंपोनेंट्स के बगैर नहीं हो सकता और कौन से कंपोनेंट्स कम या ज़्यादा हों तो उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन भी आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड हमने सब आपके जो यूनिक नोट्स के अंदर क्वेश्चंस थे उनको भी डिस्कस किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेट इज़ चैप्टर नंबर 4, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार। अब जानदारों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जब भी हम कोई वर्ड डिस्कस करते हैं मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, ओपन योर बुक एंड होल्ड अ पेंसिल इन हैंड। सो टर्न टू पेज नंबर 29, चैप्टर नंबर 4, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। हमेशा कोई भी चीज़ याद करें उसका मतलब अपने जहन में रखें। जैसा कि हमारा पहला वर्ड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनिज्म का जिक्र होगा एंड देयर एनवायरनमेंट, और इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और एनवायरनमेंट का इनके ऊपर क्या
इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर तो इंट्रोडक्शन है एंड देन इन्वायरमेंट। अगर आप अपने पहले चैप्टर नंबर 4 का पहला पेज ओपन करें तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। यानी इंसान हो चाहे पौधे हों या जानवर हों, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी खुराक से मिलती है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? हमारे इर्द गिर्द से मिलता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और मीट पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या सब्जियां कहाँ से हमें मिलती हैं, जानवरों का गोश्त हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में मौजूद हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, ठीक है। हम भी एक इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं और इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा होता है, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तार कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। इसी तरह कुछ प्लांट्स होंगे वो और दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे वो दूसरे एनिमल्स पे और प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यही सारी डिस्क्रिप्शन जो है आपके पहले जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है उसके अंदर दी गई है। उसके बाद बेसिकली अब यहाँ हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो जिक्र कर लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और ह्यूमन बीइंग्स आ गए। अब इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट को अगर हम उर्दू में कहें तो इन्वायरमेंट माहौल है, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को देखें तो जो मेरा पहला बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है और हमारी ज़िंदगी पे असर डाल रही है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब हम इन्वायरमेंट पे क्या असर डाल रहे हैं और इन्वायरमेंट हमारे ऊपर क्या असर डाल रहा है, उसके बारे में हम आगे डिफरेंट फैक्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने हैं? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये हम आगे डिटेल में दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी बुक के अंदर डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक लिविंग थिंग्स, ठीक है, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोटिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग, यानी जो भी जानदार या जिंदा जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो बायोटिक होंगे और नॉन लिविंग एबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा है लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोटिस्ट, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस और एनिमल्स की डायग्राम्स दी गई हैं ताकि आप इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और एबायोटिक के अंदर वाटर, एयर, सॉयल, मिनरल्स और लाइट सारा डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया। अब हम वन आफ्टर द अदर पहले बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बाद हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज सोली ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स, कि बायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं इनके और इसकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो आज का हमारा टॉपिक है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are make the biotic component of the environment. The components are as follows. For example, producers, consumers and the last one is decomposers, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे? प्रोड्यूसर्स को स्टडी करेंगे। आप अपनी बुक पे पेज नंबर 30 पे देखें तो पहला टॉपिक किस चीज़ का है? प्रोड्यूसर्स का है। प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक सो जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर इन डिटेल में पढ़ा है, अब किसी भी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या चीज़ बनती है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स के अंदर मौजूद होता है,
सनलाइट, सूरज की रोशनी। ठीक है, अब पौधे जो हैं इन्हें यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स ऑल ओवर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हम एनिमल्स को देख लें, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स वो भी अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं ये यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, लेकिन इन्हें दूसरे कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल ज़रूर चाहिए होता है जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी कम्बिनेशन से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर इन विच ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू। ठीक है, इस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं और वही ऑक्सीजन हमारे लिए रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो टर्म्स एज ऑटोट्रॉफ्स। अब ये एक टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, इससे पहले आपने ऑटोट्रॉफ के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा कभी आपने वर्ड ऑटोमेटिक सुना है? ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? खुदकार, जो चीज़ खुद ब खुद हो रही होती है। अब यहाँ से मैं आप उसको साथ साथ आपको ये समझाऊंगी कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है और ये क्या टर्मिनोलॉजी है, और उसके साथ साथ ही इसको याद करने का भी बहुत आसान सा है, एक सिंपल तरीका बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक। ठीक है, सेल्फ, खुद ब खुद, और ट्रॉफ का क्या मतलब है? फूड। यानी इसका क्या मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। अब उनमें सिर्फ कौन आते हैं? पौधे, प्लांट्स। इसके अलावा और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। तो ऑटोट्रॉफ क्या है? ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन फूड। अच्छा, इसके साथ ही एक और टर्मिनोलॉजी भी है, माइट बी यू विल स्टडी दैट टर्मिनोलॉजी इन द फर्दर टॉपिक्स। सो आई थॉट कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज अभी अगर आप याद कर लोगे तो ये आपको आगे आसानी होगी। ठीक है, अब हेट्रो का क्या मतलब है? ऑटो का मतलब सेम में भी आता है और सेल्फ में भी आता है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट में आता है, या ट्रॉफ, फूड। तो यहाँ पर ऑटो का मतलब सेल्फ में आए, हेट्रो हम डिफरेंट में भी कह सकते हैं, नो में भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ जो है वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते। ठीक है, यहाँ पर इसके दो मीनिंग होंगे, डिफरेंट भी होगा हेट्रो का और नो भी होगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है वो सिर्फ ऑटोट्रॉफ की हो रही है, और वो किसके लिए हो रही है? प्रोड्यूसर्स के लिए बेसिकली, और प्लांट्स के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या है? कंज्यूमर्स का टॉपिक। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? प्रोड्यूसर्स का टॉपिक था। प्रोड्यूसर्स में आपने क्या पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स द एनिमल्स दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट, के जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करें। अब क्या आपको इस बात का मतलब समझ आया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली का मतलब है कि वो डायरेक्टली उनकी खुराक ही पौधे हों, और इनडायरेक्टली का मतलब है कि वो ऐसे जानवरों का गोश्त खाते हों, कंज्यूमर्स, एनिमल्स, जो ग्रास फेड हों, ठीक है, या जो सब्जियों पे डिपेंड करते हों, या जो पौधों पे डिपेंड करते हों। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब कि वो एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे है बकरियां हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, ये किस मतलब ये पौधों पे डिपेंड करते हैं, उनका फूड क्या है? प्लांट्स हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली में वो एनिमल्स आ जाएंगे जो उन जानवरों को खाते हैं जो पौधों पे डिपेंड करते हैं। बात समझ आ गई आपको? उसके बाद कंज्यूमर की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। उन 3 डिफरेंट टाइप्स में जो पहली टाइप है वो हर्बीवोर्स है, दूसरी टाइप कार्निवोर्स, और तीसरी टाइप ओमनीवोर्स है। ठीक है,
पहले टाइप के अंदर क्या है, हर्बीवोर्स। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैं आपको पहले भी पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा याद रखें। अभी हम यहाँ पर इस टॉपिक को जहन में आप रखें, दूसरे के साथ अपने आप को कंफ्यूज ना करें। ऑटो सेल्फ ट्रॉफ फूड, और बेसिकली ऑटोट्रॉफ किन्हें कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, हम आते हैं यहाँ पर हर्ब के ऊपर। अच्छा, हर्ब से आपको याद है हर्ब किन्हें कहते हैं, हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को। हर्ब बेसिकली जो वर्ड है वो जड़ी बूटी से रिलेटेड है। तो जब भी हम हर्बीवोर्स का जिक्र करेंगे तो इससे क्या आपके जहन में आएगा कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स, ठीक है। और हर्बीवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जैसे हर्बीवोर्स में रैबिट भी आ सकता है, ठीक है। हर्बीवोर्स में हमारे पास गॉट्स आ सकती हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स में काऊ आ सकती है। अब आप लोग खुद से भी इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं उन एनिमल्स की जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, यानी जिनका फूड ही प्लांट्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड आ रहा है वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश क्या होता है, ये वर्ड क्या है, यहाँ पर अगर हम आपकी बुक के अंदर पढ़ें, हर्बीवोर्स जो हैं उसमें यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिए हॉर्स की, गॉट की और रैबिट की, लेकिन मैंने आपको कहा है कि इसके अलावा आप और डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं ऐसे एनिमल्स की जो प्लांट्स पर अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा कार्निवोर्स है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। फ्लैश का मतलब है जो गोश्तखोर हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, गोश्तखोर, और इन्हें हम उर्दू में क्या कहेंगे, सब्जीखोर, ठीक है। तो कार्निवोर्स क्या है, वो एनिमल्स जो अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कार्निवोर्स के एग्जांपल्स में यहाँ है लायन, टाइगर, फॉक्स। इसके अलावा और भी एनिमल्स की एग्जांपल्स आ सकती हैं, अगर आपके जहन में हो या आपको याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारी टाइप है, ठीक है, सबसे पहली टाइप में क्या था कि हर्बीवोर वो एनिमल्स थे जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कार्निवोर्स वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनके मीट पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स कौन से हैं, जो बोथ प्लांट एंड एनिमल पे डिपेंड करते हैं। क्या हम ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं? यस, वी आर इन दिस कैटेगरी। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स प्लांट पर भी डिपेंड करते हैं, यानी सब्जियां भी खाते हैं, और उसके अलावा हम लोग गोश्तखोर भी हैं, हम लोग मीट भी खाते हैं, चिकन का है, मटन का है या बीफ का है, वो भी हम खाते हैं। तो इस तरह वी आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स की एग्जाम्पल में आप ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्रो की एग्जाम्पल दी है, बियर की एग्जाम्पल दी है, और ह्यूमंस की एग्जाम्पल दी है। आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर हमने कंज्यूमर्स में इन्हें नाम दिया है हर्बीवोर्स का, ओमनीवोर्स का, इसके साथ साथ इनका एक और नाम भी है। हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं और कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के बारे में आप लोगों ने शायद कभी सुना हो कि डिकम्पोजर्स किन्हें कहते हैं। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या हैं, वो एनिमल्स जो दूसरे डेड एनिमल्स को और प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। अच्छा, डिकम्पोज वर्ड का क्या मतलब है? डिकम्पोज वर्ड का मतलब है तोड़ फोड़ करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अपने हाथ में एक पेंसिल ज़रूर रखें। जो भी मुश्किल लफ्ज़ हैं, आप पेंसिल से उन मुश्किल लफ्ज़ों का मतलब साथ साथ लिखें। इसका क्या फ़ायदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स क्या हैं? ऐसे प्लांट्स हैं या जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं
वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जानवर, वो जानवर जो उस गोश्त को खाते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं और उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन इसकी दी हुई है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब जानवर और पौधे मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, देयर डेड बॉडीज आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। दे डिकम्पोज द डेड मटीरियल ऑफ देयर बॉडीज इनटू न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऑफ विच इट वाज मेड ऑफ। दीज न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल फ्रॉम वेयर दे केम एंड मिक्स विद इट। और इस तरह सॉइल की फर्टिलिटी में भी इजाफा होता है, यानी वो जानवर या वो पौधे जो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद होते हैं जो उसकी और तोड़ फोड़ करते हैं और उसको और डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद वो सारा हिस्सा ज़मीन का ही हिस्सा बन जाता है और उससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफा होता है और दूसरी तरफ से वो जानवर जो है वो भी डिकम्पोज हो जाता है। सोचिए कि अगर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना होता तो क्या होता? हर तरफ गंदगी और गंदगी के ढेर लग जाते, जो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता कि हमारे हर तरफ एक बदबू ही बदबू होती और हर तरफ ढेर गंदगी के लग जाते। तो ये अल्लाह ताला का एक ऐसा बनाया हुआ सिस्टम है जिसमें हर चीज़ अपने एक निज़ाम से चल रही है और उस निज़ाम के मुताबिक वो सिस्टम, वो इन्वायरमेंट जो है वो वर्क कर रहा है। तो डिकम्पोजर्स के काम जो है, इससे उन्हें एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई गंद या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं फैलती। अच्छा, आगे हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि अपनी बुक के अंदर गुड टू नो के जो टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर फोकस किया करें। उनको फोकस करने का क्या मकसद होता है कि उसके अंदर ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप अपनी बुक में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर इन्होंने डिकम्पोजर से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड गुड टू नो के टॉपिक में है, डिकम्पोजर्स आर एबल टू ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट। एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स हैं जो चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया और फंजाई है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। देयर आर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया विच आर इवन रेजिस्टेंट टू रेडिएशंस। ठीक है, यहाँ पर आगे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है डिकम्पोजर्स की और उनकी डायग्राम्स भी दी हुई है। डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि डिकम्पोजर्स जो भी बैक्टीरिया है या फंजाई है, एक तरफ तो उनको अपना फूड मिलता है और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर वो बैलेंस ना हो तो मैंने आपको समझाया कि हमारे इर्द गिर्द क्या होगा, ताफुन ही ताफुन फैल जाएगा, गंदगी ही गंदगी फैल जाएगी और उसको कोई चीज़ भी ख़त्म नहीं कर सकेगी। ये एक ऐसा हमारे एनवायरनमेंट का सिस्टम है जिससे हर चीज़ अपने साइकिल में वर्क करती रहती है, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता और हर ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी एक ड्यूटी पूरी करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आज का जो ये टॉपिक है ये एंड होता है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, शॉर्ट हैं और लॉन्ग हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस हाउ यू कैन लर्न दिस क्वेश्चन ईजिली एंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, ओपन योर नोट्स, टर्न टू द chapter number 4, living organism and their environment. The first MCQ is the surrounding of an organism is called its environment. Surrounding यानी जो इर्द गिर्द की जो जगह है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाती है, environment. Which of the following is not abiotic, not a बायोटिक कंपोनेंट। यानी हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और वाटर। अब इसमें से डेफिनेटली अभी तक जितने भी हमने बायोटिक कंपोनेंट पढ़े उनमें वाटर जो है वो एबायोटिक है। प्लांट्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज, ग्लूकोज जो प्लांट्स का फूड भी है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन बिटवीन डे एंड नाइट। ये डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। सो वी विल मूव टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन एनवायरनमेंट एंड गिव इट्स कंपोनेंट्स। के एनवायरनमेंट क्या है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड environment. And the basic components of environment, biotic and abiotic component. There are 2 components of environment, that is biotic and abiotic.
Differentiate between herbivores and carnivores. Herbivores, animals that eat only plants, and carnivores that eat only flesh of other animals. हमेशा याद रखना है herbivores वो जानवर हैं जो पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और carnivores कौन से एनिमल्स हैं जो दूसरे जानदारों के गोश्त पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं और डिकम्पोजर्स आ रहा है, ठीक है। अब इस सवाल में जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने मेन पॉइंट्स लिख लेने हैं जो भी मैं लेक्चर दूँ, और उसके बाद आपने खुद से अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करना है और उस क्वेश्चन को पेपर पे खुद से लिख के एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स, अब जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे इसके अंदर हम पहली लाइन क्या लिखेंगे, प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर सो दैट द अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो रिस्पायर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ। जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स आर द एनिमल्स दैट डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, एंड देन उसके आगे 3 टॉपिक्स है, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया हर्ब से वर्ड निकला है। हर्ब क्या होता है, किसी भी जड़ी बूटी को, पौधे को हर्ब कहते हैं, तो उससे हमेशा याद रखिएगा कि हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। उसके बाद कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हैं जो दूसरे और एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, गोश्त पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद ओमनीवोर्स कौन से हैं, हम ह्यूमन बींग्स, बियर, क्रो, जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ, जो मरे हुए जानवरों और पौधों की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं और उसको ज़मीन का हिस्सा बनाते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ज़मीन को ज़रखेज़ी में, उसकी फर्टिलिटी के अंदर इजाफा करते हैं। सो डिकम्पोजर्स क्या की एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की मेन हेडिंग्स याद करनी है। मेन हेडिंग्स के बाद आपने इन पॉइंट्स को लर्न करना है। पॉइंट्स को लर्न करने के बाद आपने खुद से सेंटेंस बना के अपनी क्रिएटिविटी से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप आज का काम मुकम्मल अच्छी तरह इसको समझने के बाद याद करके अपनी रफ कॉपीज़ पर इसको लिख के एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने अपना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और फर्स्ट 5 MCQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये आज का आपका टास्क है, ठीक है। इसको आप डेली टास्क को अपने को कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आज की अच्छी हैबिट आपने क्या डेवलप करनी है, आपने अपने आप को अपने अंदर रेगुलरिटी लानी है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो आपको सबसे कीमती चीज़ जो वक्त दिया है, इस वक्त को आपने ज़ाया नहीं करना, इसको अपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी नोट के साथ मैं आपसे आज के लेक्चर के से इजाज़त चाहती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।